Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today we are discussing all about the elastic limit and yield strength. जैसे कि हम लोग स्टूडेंट पढ़ रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड के मुतालिक, तो अगर किसी भी सॉलिड की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को आप स्टडी करना चाहते हैं तो आप उसके लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रा करते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो होती है स्टूडेंट, वो किसी भी सॉलिड की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब करती है। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने आज के इस टॉपिक में सपोज कर लें एक स्पेसिफिक टाइप का सॉलिड लिया है, सो एक पीस ऑफ वायर लिया है, ठीक है। उसके लिए हम लोगों ने उसमें आफ्टर दी टेंसाइल टेस्ट के बाद हमने उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस किया है, और स्ट्रेन की वजह से उसमें जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा उस सॉलिड में, उनकी वैल्यूज़ को मेजर करके स्ट्रेन हमने प्रोड्यूस किया। उस स्ट्रेन प्रोडक्शन की वजह से उसमें जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा उसकी क्या वैल्यूज़ होंगी, स्ट्रेस स्ट्रेन के दरमियान में हम लोगों ने यहाँ पे एक कर्व प्लॉट किया है बिटवीन स्ट्रेन एंड स्ट्रेस। स्ट्रेन को हम लोगों ने एक्सेस के अलॉन्ग लिया है, स्ट्रेस को हम लोगों ने वर्टिकल एक्सेस पे लिया है। तो ये हमारे पास कर्व है एक स्पेसिफिक सॉलिड के लिए, स्ट्रेन स्ट्रेस कर्व है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले मैं आपको ये दो डेफिनेशन बताता चलूँ, इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी। इलास्टिक डिफॉर्मेशंस और प्लास्टिक डिफॉर्मेशंस आप लोग प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं, जो कि इलास्टिक डिफॉर्मेशन या प्लास्टिक डिफॉर्मेशन से इंट्रो लेक्चर था मेरा, उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। काइंडली सबसे पहले आप उसे देखें, वो कंसेप्ट क्लियर करें ताकि ये वाला वीडियो समझना आपके लिए आसान हो या आपको इसमें मदद मिले। तो अगर हम लोग बात करें इलास्टिसिटी स्टूडेंट, अगर हम लोग किसी भी सॉलिड पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएं, अंडर द एक्शन ऑफ सम एक्सटर्नल फोर्स, अगर वो सॉलिड में कुछ डिफॉर्मेशंस स्ट्रेन प्रोड्यूस हो, लेकिन अगर हम स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, अगर हम लोग वो एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करें और जो सॉलिड के अंदर डिफॉर्मेशंस प्रोड्यूस हुई हैं, आफ्टर रिमूविंग द एक्सटर्नल फोर्स, अगर वो डिफॉर्मेशंस ख़त्म हो जाएं, मीन सॉलिड अपनी इनिशियल स्टेट में रिटर्न करे, रिटेन कर जाए, तो ये वाली टाइप की जो डिफॉर्मेशंस होती हैं ये टेम्परेरी डिफॉर्मेशंस होती हैं। इनको हम लोग इलास्टिक डिफॉर्मेशन का नाम देते हैं, और ये जो प्रॉपर्टी है सॉलिड की इसको हम लोग इलास्टिसिटी बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग एक सॉलिड पे एक लार्ज फोर्स अप्लाई करें, अंडर द एक्शन ऑफ दैट लार्ज फोर्स अगर सॉलिड में कोई स्ट्रेन प्रोड्यूस हो, डिफॉर्मेशंस प्रोड्यूस हो, ठीक है, और हम लोग जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करें तो सॉलिड अगर अपनी इनिशियल स्टेट में रिटेन नहीं करता, ठीक है, उसमें वो चेंजेस परमानेंट हो जाती हैं। तो दीज टाइप ऑफ डिफॉर्मेशंस आर नोन एज अ प्लास्टिक डिफॉर्मेशंस, एंड दैट प्रॉपर्टी इज सेड टू बी अ प्लास्टिसिटी ऑफ सॉलिड। इस ग्राफ में इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी को हम लोगों ने डिस्कस करना है, तो ये दोनों कंसेप्ट आपके लिए ज़रूरी हैं। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कर्व को देखें, अगर हम लोगों ने कर्व को स्टडी करना है फ्रॉम ओ टू ए, स्टूडेंट फ्रॉम ओ टू ए, ये कर्व बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम लोग स्ट्रेन को इंक्रीज करते हैं, विद द इंक्रीज इन स्ट्रेन, स्ट्रेस ऑन दैट सॉलिड इज आल्सो इंक्रीजेज, और यू कैन से दैट from O to A stress is directly proportional to the strain, and that's a Hooke's law। और यही हमारे पास Hooke's law है स्टूडेंट। अगर स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, इसको हम लोग Hooke's law बोलते हैं। लेकिन ये एप्लीकेबल कब होता है, जब एक्सटर्नल फोर्स जो है, डिफॉर्मिंग फोर्स जो है, वो लार्ज ना हो, मीन विद इन द इलास्टिक लिमिट की हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो O to A है, Hooke's law एप्लीकेबल है, और O to A स्ट्रेस स्ट्रेन प्रोपोर्शनैलिटी एग्जिस्ट करता है। तो ये हमारे पास, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको प्रोपोर्शनल रीजन का नाम हम लोग स्टूडेंट नाम देते हैं। फ्रॉम O to A, ये जो कर्व का पोर्शन है इसको हम लोग प्रोपोर्शनल रीजन का नाम देते हैं। प्रोपोर्शनल रीजन क्योंकि यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें एट अ पॉइंट ए पॉइंट को हम लोग स्टूडेंट नाम देते हैं इलास्टिक लिमिट का। ये इलास्टिक लिमिट है और इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास स्ट्रेस होता है, ठीक है, या फिर यूं कहें जो ए पॉइंट है ये एंड पॉइंट है प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, और इस पर जो स्ट्रेस होगा एट अ पॉइंट ए उसको हम लोग प्रोपोर्शनल लिमिट का नाम देते हैं। ये वो मैक्सिमम स्ट्रेस का वैल्यू होता है कि जहां तक मटेरियल जो है स्ट्रेस स्ट्रेन प्रोपोर्शनैलिटी को लूज नहीं करता। आइए इसको डिफाइन करते हैं। प्रोपोर्शनल लिमिट, द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट अ मटेरियल कैन इंड्योर विदाउट लूजिंग द स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनैलिटी। स्टूडेंट कोई भी मटेरियल स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन को लूज किए बगैर जितना मैक्सिमम स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकता है उसको हम लोग उसको हम लोग प्रोपोर्शनल लिमिट का नाम देते हैं। कोई भी मटेरियल
स्ट्रेस स्ट्रेन प्रोपोर्शनैलिटी स्ट्रेट लाइन को लूज किए बगैर जितना मैक्सिमम स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकता है उसे हम लोग नाम देंगे प्रोपोर्शनल लिमिट का। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें फ्रॉम ए टू बी, ए से ऑनवर्ड अगर आप लोग देखें, ए से आगे जो है ना कर्व थोड़ा बेंड हो गया है, इसका मतलब ये है कि ऑनवर्ड ए से आगे जो है ना स्टूडेंट, ये जो प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट था या हमारे पास जो प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट था, अगर हम लोग इसको एक्सीड करें, इससे आगे जो हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी थी बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन अकॉर्डिंग टू दिस कर्व, वो यहाँ पे नहीं होगी। कर्व थोड़ा बेंड हो गया है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। इट मीन्स दैट फ्रॉम ए टू बी हुक्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल नहीं है। हम लोग ओ ए रीजन को प्रोपोर्शनल रीजन बोल रहे थे क्योंकि स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल है। अगर हम लोग बात करें ए की, ए उसका एंड पॉइंट है बिटवीन प्रोपोर्शनल लिमिट ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ए से ऑनवर्ड बात करें, स्ट्रेस स्ट्रेन पर जो प्रोपोर्शनैलिटी है वो एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन क्या ए टू बी जो है इलास्टिक प्रॉपर्टीज जो है सिस्टम की वो भी एग्जिस्ट नहीं करती? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो एग्जिस्ट करती हैं। जिस तरह से ओ से ए स्ट्रेस बढ़ाएं, स्ट्रेन बढ़ेगा, स्ट्रेस खत्म करें, स्ट्रेन भी, डिफॉर्मेशंस भी खत्म हो जाएंगी सॉलिड में। सेम अगर हम लोग बात करें ए से ऑनवर्ड, स्ट्रेस स्ट्रेन प्रोपोर्शनैलिटी एग्जिस्ट नहीं करती लेकिन इलास्टिसिटी एग्जिस्ट करती है। अगर आप लोग सिस्टम पे जो आप लोगों ने डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया एग्जर्ट की हुई है, अगर आप उसको रिमूव करें, स्ट्रेस को किसी सॉलिड से रिमूव करें फ्रॉम ओ टू बी, अगर आप लोग किसी सॉलिड से स्ट्रेस को रिमूव करें तो उसमें जो डिफॉर्मेशंस हैं, जो स्ट्रेन है वो भी रिमूव हो जाएगा, वो भी ज़ीरो हो जाएगा। इट मीन्स दैट इफ़ यू हैव टू रिमूव the external force per unit area on solid, then the strain that has been produced under the action of that external force that will also will be equal to a जीरो। तो वो भी जीरो के इक्वल हो जाएगा। मीन सॉलिड अपनी इनिशियल स्टेट में रिटर्न करेगा, वापस आ जाएगा। तो ये जो रीजन है ओ टू बी, इस रीजन को हम लोग नाम देते हैं इलास्टिक रीजन का स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे इलास्टिसिटी एप्लीकेबल होती है। ओ टू ए प्रोपोर्शनल लिमिट, प्रोपोर्शनल रीजन, लेकिन ओवरऑल बात करें ओ टू बी तो ये हमारे पास इलास्टिक रीजन कहलाएगा स्टूडेंट इस कर्व का। मीन अगर हमारे पास एक सॉलिड है, उस पर हम लोगों ने स्ट्रेस लगाया है तो उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, स्ट्रेस बढ़ाएंगे स्ट्रेन बढ़ेगा। ओ टू ए स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन जैसे ए से एक्सीड करेंगे, आप स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं, स्ट्रेन में जो स्ट्रेस स्ट्रेन में प्रोपोर्शनैलिटी है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। लेकिन अगर आप लोग स्ट्रेस को रिमूव करते हैं, सॉलिड पे जो फोर्स लगा रहे हैं डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, उसको रिमूव करते हैं तो सॉलिड में जो डिफॉर्मेशंस प्रोड्यूस हो चुकी हैं वो भी खत्म हो जाएंगी, सॉलिड अपनी इनिशियल स्टेट में रिटेन करेगा। ये जो बी पॉइंट है स्टूडेंट, बी पॉइंट एंड पॉइंट है ऑफ इलास्टिसिटी। बी पॉइंट तक आप स्ट्रेस रिमूव करते हैं तो स्ट्रेन भी रिमूव होगा, लेकिन ऑनवर्ड बी, अगर बी से थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं तो इलास्टिक रीजन बी तक ही है, बी से ऑनवर्ड प्लास्टिक रीजन स्टार्ट हो जाता है। मीन जो बी पॉइंट है ये एंड पॉइंट ऑफ इलास्टिक लिमिट है और ये इनिशियल पॉइंट ऑफ प्लास्टिक लिमिट है। ठीक है, प्लास्टिक रीजन का इनिशियल पॉइंट है बी और इलास्टिक रीजन का एंड पॉइंट है। ये जो बी पॉइंट है इसको हम लोग नाम देते हैं स्टूडेंट इलास्टिक लिमिट का। इलास्टिक लिमिट क्या है? मैक्सिमम स्ट्रेस दैट अ मटेरियल इंड्योर विदाउट लूजिंग इलास्टिसिटी। वो मैक्सिमम स्ट्रेस है जो एक मटेरियल अपनी इलास्टिसिटी को लूज किए बगैर बर्दाश्त करेगा, उसे हम लोग नाम देंगे इलास्टिक लिमिट का स्टूडेंट। इलास्टिक लिमिट इज अ मैक्सिमम स्ट्रेस दैट अ मटेरियल कैन इंड्योर विदाउट लूजिंग इट्स इलास्टिसिटी। मटेरियल अपनी प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी को लूज किए बगैर जितना मैक्सिमम स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकता है उसे हम लोग नाम देंगे इलास्टिक लिमिट का। जबकि प्रोपोर्शनल लिमिट था हमारे पास मटेरियल स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनैलिटी को लूज किए बगैर जितना स्ट्रेस पर बर्दाश्त कर सकता है उसे हम लोग प्रोपोर्शनल लिमिट का नाम देते थे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, ये बी पॉइंट को मैंने अभी आपको बताया भी है, बी पॉइंट एंड पॉइंट ऑफ इलास्टिसिटी पोर्शन है, रीजन है, और स्टार्ट पॉइंट ऑफ प्लास्टिसिटी रीजन है। ठीक है, यहाँ बी पॉइंट पे इलास्टिसिटी एंड हो रही है सॉलिड की और प्लास्टिसिटी स्टार्ट हो रही है, तो इसी वजह से इसको यील्ड पॉइंट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे यील्ड पॉइंट का मैंने डेफिनेशन लिखा है, द पॉइंट ऑन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे वो पॉइंट वेयर इलास्टिसिटी एंड, जहाँ पे इलास्टिसिटी एंड होती है एंड प्लास्टिसिटी बिगिंस,
और प्लास्टिसिटी शुरू होती है इज कॉल्ड यील्ड पॉइंट, तो इसे हम लोग यील्ड पॉइंट का नाम देंगे। स्टूडेंट नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें ऑनवर्ड बी से आगे की बात करें तो ये वाला जो रीजन है ये B to C, इसको हम लोग प्लास्टिक रीजन का नाम देते हैं। मीन अगर आप लोगों ने एक सॉलिड पे स्ट्रेस अप्लाई किया है तो उसमें जो चेंजेस आएंगी वो परमानेंट चेंजेस आएंगी। अगर आप लोग स्ट्रेस को रिमूव भी कर लेते हैं तो उसमें जो डिफॉर्मेशंस प्रोड्यूस हो चुकी हैं सॉलिड में, जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हो चुका है सॉलिड में, अब वो रिमूव नहीं होगा बल्कि वो कैसा होगा, परमानेंट होगा। तो इसको हम लोग नाम देते हैं प्लास्टिक रीजन का। तो ये हमारे पास था इलास्टिक रीजन। स्टूडेंट अगर मैं यहाँ पे लिख दूं इलास्टिक रीजन, और ये कौन सा रीजन होगा, प्लास्टिक रीजन होगा फ्रॉम बी टू सी अगर हम लोग बात करें तो ये प्लास्टिक रीजन है, यहाँ पे परमानेंट चेंजेस आएंगी। लेकिन अगर हम लोग नेक्स्ट देखें एट अ पॉइंट सी जो पॉइंट है ये हमारे पास एंड पॉइंट ऑफ प्लास्टिक रीजन है। प्लास्टिक रीजन का एंड पॉइंट जहाँ पे एक सॉलिड में जो डिफॉर्मेशंस हैं स्टूडेंट वो परमानेंटली तौर पे मतलब जब आ चुकी हैं सॉलिड ब्रेक होने से पहले, ठीक है। आपने एक सॉलिड पे स्ट्रेस लगाया, ठीक है, फ्रॉम ओ टू बी, उसमें इलास्टिसिटी थी, ठीक है, आप स्ट्रेस रिमूव करते, जो स्ट्रेन था वो भी रिमूव हो जाता, लेकिन आपने फोर्स को इतना बढ़ाया, स्ट्रेस का वैल्यू इतना ज़्यादा किया है कि आप परमानेंट चेंजेस में चला गया सॉलिड, ठीक है। सॉलिड में जो डिफॉर्मेशन है परमानेंटली क्रिएट हो रही हैं, तो उसमें उस रीजन को हम लोग नाम देंगे प्लास्टिक रीजन का। बी टू सी वो प्लास्टिक रीजन है। लेकिन आप स्ट्रेस अप्लाई किए जा रहे हैं, बार बार स्ट्रेस इंक्रीज किए जा रहे हैं, एक टाइम ऐसा आएगा कि परमानेंट चेंजेस के बाद सॉलिड ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो वो एंड पॉइंट है हमारे पास सी के स्टूडेंट जहाँ पे सॉलिड जो है ना बिफोर ब्रेकेज, बिफोर फ्रैक्चर जितना मैक्सिमम स्ट्रेस बेयर करेगा, ठीक है, इंड्योर करेगा, ठीक है, वो पॉइंट सी होगा। और इस पॉइंट पे जो स्ट्रेस होगा स्टूडेंट उसे हम लोग नाम देंगे यूटीएस का, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। इसको हम लोग नाम देते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। ये पॉइंट सी की बात करें, मैक्सिमम स्ट्रेस दैट अ मटेरियल कैन विदस्टैंड, ये वो मैक्सिमम स्ट्रेस है कि जहां पे मटेरियल क्या कर सकता है, विदस्टैंड, मीन ब्रेक होने से पहले, ठीक है, मीन अपनी एग्जिस्टेंस को कायम रख सकता है, ठीक है, अपने आप को फ्रैक्चर नहीं करता। उसका जो एंड पॉइंट है परमानेंट चेंजेस के बाद उसने ब्रेक होना है, ब्रेक होने से पहले जो स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकता है एक सॉलिड मैक्सिमम स्ट्रेस, वो उसका अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस है, उसको सिग्मा एम से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट्स कॉल्ड यूटीएस। उसको अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस का नाम देते हैं। दैट्स अ मैक्सिमम स्ट्रेस दैट अ मटेरियल कैन इंड्योर जस्ट बिफोर ब्रेकेज आफ्टर दी परमानेंट चेंजेस। परमानेंट चेंजेस के बाद सॉलिड ने ब्रेक होना है, ब्रेक करना है, तो ब्रेक होने से पहले जो उसका पॉइंट होगा कि एंड हो चुका है उसका परमानेंट चेंजेस का लास्ट पॉइंट है, इसके बाद ब्रेकेज स्टार्ट होनी है, तो वो जो एंड पॉइंट है उस पर जो स्ट्रेस होगा जहाँ पे मटेरियल विदस्टैंड कर सकता है, ठीक है, ब्रेक नहीं होता, एग्जिस्ट कर सकता है, वो उसको हम लोग अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस का नाम देंगे। और वो पॉइंट कौन सा होगा, सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, एंड इट कैन बी रिकॉर्डेड एज अ नॉमिनल स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल, ये जो यूटीएस है स्टूडेंट, ये किसी भी सॉलिड की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। ये डिफरेंट सॉलिड के लिए डिफरेंट होगा, ठीक है। अगर ये किसी सॉलिड के लिए इसका वैल्यू ज़्यादा है तो मीन वो सॉलिड का स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ठीक है। किसी के लिए कम है तो मीन उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है, फोर्स को बेयर करने की, इंड्योर करने की जो एबिलिटी है सॉलिड की वो ज़्यादा है या कम है। कौन डिफाइन करता है, यूटीएस करता है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस करता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, एज वी मूव ऑन फॉरवर्ड फ्रॉम सी से जैसे ही हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं ये फ्रैक्चर रीजन स्टार्ट हो जाता है, फ्रैक्चरल रीजन, या आप इसे फ्रैक्चर रीजन बोल सकते हैं, ब्रेकेज रीजन भी बोल सकते हैं। सी एंड पॉइंट है प्लास्टिसिटी का, प्लास्टिक रीजन का एंड पॉइंट है। सी से ऑनवर्ड जब हम लोग बात करते हैं ये फ्रैक्चर रीजन आ जाता है हमारे पास, फ्रैक्चर रीजन है हमारे पास। जो सॉलिड है जिस पे आप लोग स्ट्रेन स्ट्रेस ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, स्ट्रेन प्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो उसमें जब परमानेंट चेंजेस के बाद ब्रेकेज स्टार्ट होना है, फ्रैक्चर स्टार्ट होना है, वो ऑनवर्ड सी से जैसे मूव करेंगे। देखिए अगर जरा गौर से, सी के बाद ग्राफ राइट साइड पे तो शिफ्ट हो ही रहा है लेकिन डाउनवर्ड आ रहा है,
ठीक है। इसका क्या मतलब है कि आप मजीद पहले जैसे स्ट्रेन बढ़ा रहे थे, स्ट्रेस भी बढ़ रहा था, ए तक दोनों में प्रोपोर्शनलिटी थी, मजीद बी तक ए से बी प्रोपोर्शनलिटी खत्म हुई, फिर आप लोग स्ट्रेन बढ़ा रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेन में इंक्रीज ज़्यादा आ रहा है, ग्राफ राइट साइड पे शिफ्ट हो रहा है, और स्ट्रेस में इंक्रीज कम आ रहा है, यहाँ पे उसकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस है, ठीक है। लेकिन जैसे ही सी से ऑनवर्ड आप लोग स्ट्रेन को बढ़ाते हैं तो होता क्या है, स्ट्रेस ग्राफ नीचे आ रहा है, मीन स्ट्रेन का वैल्यू मजीद बढ़ता नहीं है बल्कि क्या होता है, कम होता है। स्ट्रेन का वैल्यू जो है आप मजीद बढ़ाते हैं फ्रॉम सी टू डी, तो स्ट्रेस का जो वैल्यू है स्टूडेंट वो क्या करता है, अब इंक्रीज नहीं करता बल्कि ग्राफ नीचे आ रहा है, तो स्ट्रेस का वैल्यू विद इंक्रीज इन स्ट्रेन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और जब मटेरियल डी पॉइंट पे पहुंचेगा तो यहाँ पे मुकम्मल तौर पे फ्रैक्चर हो चुका होगा, मुकम्मल तौर पे वो जो सॉलिड है एट अ पॉइंट डी वो क्या कर चुका होगा, ब्रेक डाउन कर चुका होगा, और इसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होगा उसे फ्रैक्चर स्ट्रेस का नाम देते हैं स्टूडेंट, इसको सिग्मा एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। द स्ट्रेस एट विच द सॉलिड हैज़ बिन फ्रैक्चर्ड, एट विच द सॉलिड हैज़ ब्रेक अप, जहाँ पे सॉलिड जो है ब्रेक डाउन हो चुका है, वो टूट चुका है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें सब्सटेंसेस की, अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, डक्टाइल सब्सटेंसेस। अगर हम लोग बात करें डक्टाइल, सेकंड वन इज द ब्रिटल सब्सटेंसेस। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ब्रिटल सब्सटेंसेस की। द सब्सटेंसेस विच ब्रेक जस्ट आफ्टर द इलास्टिक लिमिट, ऐसी सब्सटेंसेस जो इलास्टिक लिमिट के बाद फौरन टूट जाए, ठीक है। मीन आपने उस सब्सटेंस पे फोर्स लगाया, स्ट्रेस अप्लाई किया, उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। फ्रॉम ओ टू ए स्ट्रेस स्ट्रेन प्रोपोर्शनल रहे, प्रोपोर्शनलिटी रही, ए से बी स्ट्रेस स्ट्रेन प्रोपोर्शनलिटी खत्म हुई, लेकिन ओ से बी तक जो है यहाँ पे क्या हुआ, इलास्टिक रीजन है ना, ठीक है। इसके बाद आप मजीद स्ट्रेस अगर उस पर इंक्रीज करवाते हैं तो वो प्लास्टिक रीजन में नहीं जाएगा, ब्रिटल सब्सटेंसेस ब्रेक डाउन हो जाएंगी। मीन अगर उनके लिए हम लोग ब्रिटल सब्सटेंसेस के लिए कर्व बनाते तो कर्व यहां तक बनती, ब्रिटल सब्सटेंसेस के लिए अगर आप कर्व बनाते तो ओ से बी तक कर्व बनती, ये ब्रिटल सब्सटेंस की कर्व है, ठीक है। द सब्सटेंसेस विच हैज ओनली इलास्टिक रीजन विच ब्रेक डाउन जस्ट आफ्टर द इलास्टिक रीजन, दे डू नॉट फॉरवर्ड द प्लास्टिक रीजन, वो परमानेंट चेंजेस उनमें आती ही नहीं है, जस्ट इलास्टिक के फौरन बाद टूट जाती हैं, वो सब्सटेंसेस को हम लोग नाम देते हैं ब्रिटल सब्सटेंसेस का। उसके एग्जांपल में ग्लास है, ऑर्डिनरी ग्लास जो है आपके पास वो ब्रिटल सब्सटेंस है, उसमें कोई इलास्टिसिटी के बाद फौरन बाद वो टूट जाता है, परमानेंट चेंजेस उसमें होती ही नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात करें डक्टाइल सब्सटेंसेस की, द सब्सटेंसेस विच अंडरगो इलास्टिक एज वेल एज द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ऐसी सब्सटेंसेस जिनके पास इलास्टिक लिमिट भी होती है, ठीक है, प्लास्टिक लिमिट भी होती है, जिनके पास जो है ना, जिनमें इलास्टिक चेंजेस भी आती हैं, इलास्टिक के बाद प्लास्टिक चेंजेस भी आती हैं, और उसके बाद जाके कहीं वो टूटती हैं, ठीक है। देखिए इलास्टिक यहाँ से ओ से बी, बी से सी, प्लास्टिक चेंजेस भी होंगी, सी के बाद जाके डी पे वो ब्रेक करेंगी। तो मीन ये जो कर्व हम लोगों ने प्लॉट किया है ये कौन सी सब्सटेंसेस के लिए है, यस ये डक्टाइल सब्सटेंसेस के लिए है। फ्रॉम ओ टू बी हियर इज द इलास्टिक रीजन, फ्रॉम बी टू सी प्लास्टिक रीजन, एंड सी टू डी फ्रैक्चर रीजन। तो आप बोल सकते हैं ये ग्राफ डक्टाइल सब्सटेंसेस के लिए, द सब्सटेंसेस विच ब्रेक डाउन जस्ट आफ्टर द प्लास्टिक रीजन, मीन आप इनको यूं भी कह सकते हैं द सब्सटेंसेस विच हैज अ बोथ इलास्टिक एज वेल एज द प्लास्टिक रीजन आर विच ब्रेक डाउन आफ्टर द इलास्टिक एज वेल एज द प्लास्टिक रीजन्स। जो प्लास्टिक और इलास्टिक डिफॉर्मेशंस के बाद मतलब फ्रैक्चर होंगी, डिफॉर्म होंगी, ब्रेक डाउन करेंगी, उनको हम लोग नाम देंगे डक्टाइल सब्सटेंसेस का। इसके एग्जांपल में हमारे पास मेटल्स हैं, कॉपर है, लेड है, आयरन वगैरह है, ये सारी जो हैं हमारे पास डक्टाइल सब्सटेंसेस हैं। अगर इन पे आप लोग स्ट्रेस अप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो इसमें जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, स्ट्रेस स्ट्रेन प्रोपोर्शनलिटी भी होगी, ठीक है। फ्रॉम ओ टू ए और ए टू बी प्रोपोर्शनलिटी खत्म, लेकिन इलास्टिसिटी होगी, इलास्टिसिटी के बाद फर्दर आप लोग स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो इनमें परमानेंट चेंजेस आएंगी, परमानेंट चेंजेस के बाद ये वाली सब्सटेंसेस ब्रेक करेंगी। जबकि ब्रिटल की बात करें, इलास्टिक के फ़ौरन बाद क्या कर जाएंगी, ब्रेक कर जाएंगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, तो इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।